गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ शाही। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था 1853 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब आते हैं 1853 के चार्टर एक्ट का। एक बार रिकॉल फिर से करा दूं मैं आपको कि क्या था 1853 का चार्टर एक्ट में। तो इस एक्ट में था कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था, लेकिन सिविल सेवकों का प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने का विश्व का पहला देश चीन बना। दूसरा पॉइंट क्या था, सिविल सेवकों की प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले सबसे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। फिर तीसरा पॉइंट था 1922 से 23 ईस्वी में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं की साथ साथ भारत में इलाहाबाद में होना भी प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से 1853 के चार्टर एक्ट के हम लोग बारे में देखा था पिछले के वीडियो में। अब आइए, अगला वीडियो है आपका भारत शासन अधिनियम 1858। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1857 में एक क्रांति होती है, वो जो बेहद ही निर्णायक होती है भारत को लेकर के। जब किस तरीका से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन आता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत शासन अधिनियम, इसका विशेषता क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1858। इसका विशेषता क्या है भारत शासन अधिनियम 1858 का? तो विशेषता पहला पॉइंट में दिया गया है कि इस अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी या सम्राट का शासन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। जब 1857 की क्रांति होती है, उस समय अब लगता है बहुत भारी क्रांति होती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसी के चलते ब्रिटिश क्राउन ने अब तय कर लेता है कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब भारत में नहीं रहेगा, अब रहेगा तो ब्रिटिश क्राउन का शासन रहेगा। तो इसी अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ये प्रस्ताव किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी या सम्राट का शासन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। अर्थात भारत में अब सीधे ब्रिटिश या महारानी या सम्राट का शासन शुरू करने का प्रावधान कर दिया गया। किस शासन अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ तो किसका शासन आया? ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। या कहने का मतलब महारानी, जो वहाँ की ब्रिटेन की महारानी थी, सम्राट था, उसका शासनकाल उसके नियम के अनुसार अब भारत में शासन होगा। तो इस तरह से पहला इस तरीका से हमने देखा 1858 का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? तो दूसरा पॉइंट था 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने सत्ता हस्तांतरण की और घोषणा की भारत में शासन अब ब्रिटिश क्राउन का होगा। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। किसने किया था? तो महारानी विक्टोरिया ने हस्ताक्षर किया यानी साइन करके घोषणा की कि 1 नवंबर 1858 के तहत भारत शासन अधिनियम अब ब्रिटिश क्राउन का शासन रहेगा। अगला पॉइंट क्या है? ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारतीय शासन के देख रेख के लिए भारत सचिव, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव का पद सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें भारत सचिव ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारतीय शासन की देख रेख के लिए उत्तरदायित्व
होगा। परंतु इस पद पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल के किसी मंत्री की ही नियुक्ति हो सकती है, ना कि भारत के लोगों का नियुक्ति हो सकता था, या भारत के जितने भी कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटेन का जो संसद था, वहाँ का जो मंत्री था, वो मंत्री ही आकर के भारत में भारत सचिव का पद ग्रहण किया, और पद ग्रहण करने के बाद उसके शासन को देख रेख भारत सचिव के ही अंडर अधीन कर दिया गया, भारतीय शासन को देख रेख के लिए। वो भारत सचिव किस मंत्रिमंडल का होता था? तो वो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल, ब्रिटिश की मंत्रिमंडल के ही मंत्री की नियुक्ति हो सकती थी। इसलिए भारत सचिव अंतिम रूप से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता था, यानी जवाबदेही होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेही होता था। अगला पॉइंट क्या है? भारत सचिव जो ब्रिटिश क्राउन के तहत जो नियुक्ति हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, वो भारत सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद के रूप में भारत परिषद के गठन का प्रस्ताव किया गया, और जिसमें भारत सचिव का जो गठन हुआ उसमें 15 सदस्य और को जोड़कर वो सलाहकार परिषद के रूप में भारत परिषद के गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें 15 सदस्य का नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल। जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो गवर्नर जनरल पद को वायसराय के पद के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया। जो गवर्नर जनरल का पद था, वो गवर्नर जनरल पद न रह के भारत के वायसराय के पद के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया, और भारत के प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो पिछले वीडियो में हम लोग बताया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और वही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग होंगे, और भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। तो इस तरीका से क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है वायसराय के ऊपर, जो वायसराय नियुक्त होता था, वो वायसराय के ऊपर भारत सचिव को प्रभुत्व प्रदान किया गया, यानी कि भारत सचिव के अंदर काम करेगा। कौन करेगा? तो वायसराय करेगा। जो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, जो 1858 के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, तो वही वायसराय उसके अंदर, यानी भारत के सचिव जो ब्रिटेन मंत्रिमंडल के मंत्री होते थे, उसके अधीन में रहकर काम करेगा। कौन करेगा? तो वायसराय करेगा। अर्थात वायसराय को भारत सचिव की अनुमति से ही कोई कार्य करना पड़ता, यानी करना था। तो इस तरीका से 1858 का पॉइंट बाई पॉइंट हमने बताया। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, उसको देखते हैं हम लोग क्या है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट में यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इस अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा नियंत्रक बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर को भंग करके द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया। जो दो नीतिक प्रशासन था, यानी कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, दोनों व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य को देख रहा था, वो अब समाप्त कर दिया गया। किस शासन अधिनियम के तहत? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही समाप्त कर दिया गया। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या क्या और पॉइंट भी है जो नोट इसमें नहीं किया गया है, और अलग से आप लोग को हम बताते हैं कि 1858 का क्या है पॉइंट। तो पॉइंट बाई पॉइंट एक रिकॉल करवा देता हूं मैं। पहला पॉइंट क्या है? तो इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस 1858 को भारत परिषद अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम का बहुत सारा प्रावधान था, प्रमुख प्रावधान, जो एक एक करके मैं बताता हूँ। तो पहला प्रावधान था जो नहीं, इस
नोट्स में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको हम बता देता हूँ, आप लोग सुनकर भी आप उसको लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश क्राउन यानी ताज, यानी ब्रिटिश महारानी कोई ताज, वहाँ का जो सम्राट होता था उसको क्राउन या ताज के शासन को स्थापित किया गया। यानी कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था जो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन अब वहाँ 1858 के शासन के अधिनियम वो समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब उसके जगह पे शासन कौन करेगा, तो ब्रिटिश क्राउन करेगा। अगला पॉइंट है भारत के गवर्नर जनरल, जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके भारत को नाम बदल करके क्या किया गया, तो भारत का वायसराय कर दिया गया। अगला पॉइंट क्या है, वायसराय कर दिया गया। अगला पॉइंट जो कि आपको भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग बने और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो इस तरीक़ा से हमने देखा 1858 का भारत परिषद अधिनियम। अगला पॉइंट क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो जैसी व्यवस्था थी यानी संस्था थी, उस संस्था को भी समाप्त कर दिया गया। किसके थ्रू, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के थ्रू या 58 के द्वारा शासन को समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अगला पॉइंट है भारत सचिव नामक पद लाया गया, जो ब्रिटेन के मंत्री मंडल के ही मंत्री सदस्य होते थे जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुने जाते थे। उसको उस पद को नाम को भारत में अब लाया गया 1858 के तहत। अगला पॉइंट क्या है कि भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली बैठे थे। भारत सचिव के पद पर जो सचिव बने थे, जो महारानी विक्टोरिया यानी महारानी, जो वहाँ का महारानी होती थी ब्रिटिश क्राउन के, उसने किसको चुना था सर्वप्रथम, तो लॉर्ड स्टैनली को। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो भारत का प्रथम सचिव बना था वो कौन था, तो लॉर्ड स्टैनली था। भारत सचिव कौन था, स्टैनली था, लॉर्ड स्टैनली बने था। अगला पॉइंट क्या है, भारत से मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। यहाँ पूर्ण तरीका से मुगल सत्ता अंत हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि जब 1857 की क्रांति की स्टार्ट हुई थी, लड़ाई चल रही थी, तो उसमें भागदारी सबसे लास्ट में जो बहादुर शाह द्वितीय थे, उसने लड़ाई लड़ा और उनको लड़ाई में 6 करारी मतलब कि हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ इसी तरीका से मुगल सत्ता यहाँ से बिल्कुल तरीका से साफ हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो जाता है। हम ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, आवाज़ सुन ही रहे होंगे आप लोग वीडियो में थोड़ा सा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, नाइट का वीडियो है, आवाज़ को वो भी पुरानी है, उसको क्या कर सकते हैं हम। तो इस तरीक़ा से 1858 के हम लोगों ने देखा क्या क्या विशेषताएं थी। तो अब आते हैं अगला पॉइंट, अगला क्या है वो आपको बताते हैं आगे चलकर। तो आइए अब आगे देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला विशेषताएं, पहला पॉइंट दिया गया है इसमें। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, यानी इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम कहने का मतलब भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पहली बार केंद्र एवं प्रांतों के लिए, केंद्र मतलब केंद्र सरकार एवं प्रांत, जो राज्य, प्रांत को राज्य भी बोला करते थे, या प्रांत, अभी भी प्रांत को राज्य कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र एवं प्रांत, प्रांत जैसे कि बंगाल, मद्रास, इस टाइप का प्रांत था, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र प्रांत हो गया। तो ये सब प्रांतों में, कई प्रांतों में हमारे भारत का राज्य बटा हुआ था। तो पहली बार केंद्र एवं प्रांतों के लिए पृथक यानी अलग विधायी मतलब कानून संस्था के रूप में परिषद के गठन का प्रावधान किया, यानी काउंसिल का गठन का प्रावधान किया गया। अर्थात केंद्र के लिए केंद्रीय विधान परिषद और तथा प्रांतों के लिए प्रांतीय विधान परिषद का गठन का प्रावधान
किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। दोनों में पहली बार विभाजित हुआ कानूनी रूप से जो विधायी संरचना था, जो केंद्र के लिए केंद्र कानून बनाएगा, प्रांत के लिए प्रांत कानून बनाएगा। तो उस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम भी कहा गया, जो 1861 के द्वारा ही पहली बार केंद्र एवं प्रांतों के लिए पृथक विधायी यानी कि अलग अलग संस्था के रूप में परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। अर्थात केंद्र के लिए केंद्रीय विधान परिषद होगा, जो केंद्र के लिए सिर्फ बनाएगा कानून, और तथा प्रांतों के लिए प्रांतीय विधान परिषद होगा, जो प्रांत के लिए कानून बनाएगा। तो इस तरीका से भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये पहला पॉइंट था। पृथक विधायी संस्था के रूप में परिषद को दो भाग में, जो विधायी कानून कौन बनाता है, कानून बनाने का विधि कौन बनाता है, कानून नियम कौन बनाता है, विधायिका। तो विधायिका को दो बराबर भागों में बांट दिया, पहला केंद्रीय विधान परिषद और दूसरा प्रांतीय विधान परिषद। तो अगला पॉइंट देखते हैं, प्रांतीय विधान और केंद्रीय विधान क्या होता है। तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 6 से 12 तक रहने का प्रस्ताव किया गया, और यही केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा में शायद डिवाइड होगा, वो आगे चलकर हम लोग देखेंगे। तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 6 से 12 तक रखने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। गैर सरकारी होने का मतलब जो सरकार में नहीं, मतलब अलग से, जो ब्रिटेन सरकार में मान्यता प्राप्त नहीं था, जो गैर सरकारी होते थे उनको, मतलब कि आधा सरकारी आधा गैर सरकारी होना आवश्यक था। और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों के, खासकर गैर सरकारी कौन होते थे, भारतीय, और सरकारी ब्रिटेन के लोग होते थे। वही यहाँ पे आपको बताया गया है कि जिसमें से आधे संख्या, जो 6 से 12 सदस्य रखने का प्रस्ताव किया गया केंद्रीय विधान परिषद में, जिसमें से आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था, और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों के परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव था। परंतु इन सदस्यों का वायसराय के दौरान मनोनयन का प्रस्ताव था, जो इस तरह से पहली बार जो चुन कर आए थे, मनोनयन होकर आए थे बनारस के राजा, जो वायसराय के थ्रू चुन कर आए थे। पहला बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया गया। तो किनको मनोनीत किया गया वायसराय के थ्रू? तो बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा तथा तीसरा सर दिनकर राव को केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ये सब किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा चुना गया था, मनोनयन किया गया था। जो यहाँ पे भी लिखा गया, जो एक साथ बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा को एक साथ चुना गया, और मनोनयन के बाद जो मनोनयन हुआ उसके बाद सर दिनकर राव को चुना गया, केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए गए। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के द्वारा, यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पहले था 4 से 3 किया गया। कब किया गया? तो पहले 3 से 4 का 4 सदस्यों, पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 के पीस इंडिया एक्ट में 3 से 3 किया गया। फिर 3 से 4 आपको देखते हैं 1833 में किया गया। फिर 4 से 5 कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कार्यकारिणी की सदस्यों के 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, जो 5वें सदस्य को विधिक सदस्य यानी लीगल मेंबर के रूप में शामिल किया गया, जो कानूनी तरीका से मान्य होगा, उसको शामिल किया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगला पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं आपको अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट, प्रांतों को विधायी शक्ति लौटा दी गई, जिसको लेजिस्लेटिव पावर था प्रांत में, जो पहले प्रांत में भी कानून था और सेंट्रल में था, लेकिन 1833 के अंतर्गत कानूनी को सेंट्रलाइजेशन हो गया था, जो विधायी का भी कानून, ये क्या कहते हैं,
दोनों का मर्ज कर दिया गया था। तो इसमें 1861 के भारत परिषद अधिनियम में प्रांतों के विधायी शक्ति को जो पहले थी वो लौटा दी गई और इस प्रक्रिया के जरिए प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। यानी सेंट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी वो अब खत्म करके डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी विधायी प्रांतीय की अलग कानून होगा और केंद्रीय विधान परिषद की कानून अलग हो, तो उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जो उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा तो आगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा फिर से आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आगे। तो अगला पॉइंट 1800 भारत परिषद अधिनियम 1861 के अगला पॉइंट क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए, तो अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा विभागीय प्रणाली, जो अलग अलग विभाग हुआ करते थे, पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसको मान्यता दी गई। अर्थात अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग विभागों का गठन का प्रावधान किया गया। अलग अलग कानूनों बनाने का जो अलग अलग विभाग था उसके लिए अलग अलग कानून, स्वास्थ्य के लिए अलग कानून होगा, कृषि के लिए अलग, जो भी होगा उसके लिए अलग अलग विभागों बनाया गया। रेवेन्यू के लिए अलग क्या कानून होगा उसके लिए, सब मतलब कि पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली को मान्यता दी गई। अर्थात अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग विभागों के गठन का प्रावधान किया गया। इस विभागीय के जन्मदाता जिसको कहते हैं लॉर्ड कैनिंग को कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, जिसको इवोल्यूशन, जिसको हम लोग प्रस्ताव 1859 में आविष्कार किया गया, उसको एक्सेप्ट यानी कि हम लोग मान्यता कब हुआ तो 1861 में। यानी पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता कब दिया गया तो 1861 में, और उसका आविष्कार कब किया गया था तो 1859 में किया गया था उसी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है 1861 भारत परिषद अधिनियम का। तो अगला पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, यानी इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपात परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश की अवधि 6 माह तक होती थी। यानी कहने का मतलब है जो अभी हम लोग राष्ट्रपति जो अध्यादेश लागू करता है वित्तीय आपात पर या फिर शांति व्यवस्था ये सब पर जो आपात लागू होता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के कितने तरीक़ा से अध्यादेश जारी करता है किसी के खिलाफ। वो अध्यादेश यहीं से लिया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही कुछ ना कुछ आपको मैच करता है, मतलब कि मिलता जुलता देखने को मिलेगा। तो इस अधिनियम के द्वारा वायसराय, यानी कि हम लोग वायसराय को किससे तजुर्बा कर रहे हैं तो राष्ट्रपति से हम लोग माप रहे हैं। तो यही इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपात परिस्थितियों में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। और अध्यादेश की अवधि कितने माह तक होती थी तो 6 माह तक होती थी। तो ये जो लिखा गया है, वर्ड लिखा गया है, ये जो लिखा गया है वो आपको राष्ट्रपति के जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसके बारे में, अध्यादेश कब जारी करता है, कैसे होता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को। ठीक है, तो उसको हम एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में। तो क्या क्या था उसके बारे में हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। आप लोग सुनकर जो छूट गया होगा आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं क्या क्या आपको पढ़ाया अभी तक। 1800 समरी एक तरीका से समझा देते हैं आपको। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम का जो मुख्य बिंदु है वो पहला क्या है तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जो इसमें देख रहे हैं आप लोग, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपात परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो वही आपको पहला समरी बता रहा हूँ, छोटा सा एक 1861 का। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, अध्यादेश क्या होता है तो अध्यादेश एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। क्या होता है, एक अस्थायी कानून होता है जो सब दिन के लिए ना वो 6 माह तक के लिए होता है। ठीक है, तो इस
अध्यादेश के बारे में हम लोग जानेंगे कि जब वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत। और अध्यादेश क्या होता है उसके बारे में हम लोग जाने कि एक अस्थायी कानून होता है जो कुछ ही दिनों तक रहता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत यानी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव पड़ी। यानी मंत्रिमंडलीय प्रणाली की जो कह सकते केंद्रीय विधान मंत्रिमंडल, प्रांतीय विधान मंत्रिमंडल, जैसे विभागीय प्रणाली में आ जाता है, कई मंत्रिमंडल आ जाएंगे। तो इस तरीका से आप लोग मंत्रिमंडल का नींव पड़ी कहने का मतलब ये हमको है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद का गठन किया गया। जो विधान परिषद हम लोग गठन हुआ इसी के अधिनियम के तहत ही हुआ था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद का गठन किया गया। अगला क्या है, अगला पॉइंट है कि लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर को विधान परिषद में मनोनीत किया। किसने किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया। किस अधिनियम के तहत? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया। ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक रहने देता है।